जब शानदार होगी प्रिपरेशन तभी तो होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप एमपीएसआई, पटवारी और एमपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है, इसलिए आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं एमपी उत्कर्ष पर। रक्षाबंधन का त्यौहार मना लिया सभी ने राज हर्षोल्लास के साथ, और फिर से आ गए हम हमारे उन्हीं कामों पर, है ना। त्यौहार जो है वो उमंग और उत्साह लाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसी के साथ जो है वो हमारी एनर्जी को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब हो गया जितना रेस्ट होना था, फिर भी मैंने तो डेली क्लासेस आपकी ली ही है। ठीक है, आप लोगों को डेली क्लासेस तो मिली है। उसी श्रृंखला में आज मैं फिर जो है वो आपकी जो रिवीजन की कड़ी है उसी को मैं लेकर आया हूँ। हिंदी साहित्य के प्रश्न जो रहेंगे, ज़्यादातर हिंदी साहित्य के प्रश्न रहेंगे, कुछ जो है व्याकरण के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपन कहानी की शुरुआत। तो पहले क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, जिस ग्रुप के बारे में आपको जानकारी है क्लास को शेयर करो, लाइक बराबर करो और कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। उसने कहा था कहानी, आप सभी को यह भी अच्छे से पता है कि हमारे जो है इन्होंने 3 कहानियां लिखी है। एक तो लिखी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन सन बताओ कब लिखी है? बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा किसका कांटा? बुद्धू का कांटा, है ना। बुद्धू का कांटा, और है ना। तो सुखमय जीवन 1911 मतलब 1911 में, और ये 1914 में। और उसने कहा था राम रक्ष बेनीपुरी की है, और ये 2 भी इनकी है। ये 1915 में लिखी है उन्होंने, और ये सबको आपको रटा हुआ है कि ये उन्होंने अपने जीवन में जो है सॉरी शक्तिमान हाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है यार। मैं मजे ले रहा था, फिरकी ले रहा था, 1000 बार रट्टा मार दिया हमने, है ना। तो राम रक्ष बेनीपुरी की रचना है, बताओ आप तो फटाफट। राम रक्ष बेनीपुरी की तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है सुखमय जीवन, और बुद्धू का कांटा उसने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? सुकुल की बीवी किसकी रचना है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट, सुकुल की बीवी किसकी रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, इन्हीं की जो है और भी कहानियां हैं। ये भी आपकी जो है सूर्यकांत, हाँ ये भी कहानी है, जैसे कि श्रीमती गजाधर शास्त्री, श्रीमती गजानंद शास्त्री, है ना। ये भी इनकी कहानी है। पद्मा, ये भी इनकी कहानी है ना। इसके बाद सखी लीली, ये भी इनकी कहानी है। सखी भी इनकी कहानी है और लीली भी इनकी कहानी है, लीली। ठीक है, और ये किसकी कहानी है? तो ये सब निराला की कहानी है ना। सुकुल की बीवी जो भी है रचना निराला की। अगर मुक्तिबोध की अगर हम बात करें हमारे, है ना, तो मुक्तिबोध की कहानियों में, जैसे कि मुक्तिबोध की कहानियों की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सतह से उठता हुआ आदमी, सतह से उठता हुआ आदमी, सतह से उठता हुआ आदमी। ठीक है, इसके बाद कांट का सपना, कांट का सपना। ठीक है, ये 2 कहानियां जो है किसकी है? मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध की कहानी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि अग्गे की कहानियां कौन सी हैं, तो अग्गे की कहानियों में आपको पता है कोठरी की बात, जयदोल, है ना। अग्गे की कहानियां, अग्गे की, कोठरी की बात, जयदोल, है ना, ये अग्गे की कहानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है ताई कहानी के लेखक कौन है?
चलिए बताना है आपको ताई कहानी के लेखक, है ना, ताई कहानी के लेखक। ककड़ी की कीमत और दे खुदा की राह पर, इनकी रचना है ककड़ी की कीमत, है ना। किसकी रचना? चतुरसेन शास्त्री। सुदर्शन की रचना है, आप सभी जानते हैं, हार की जीत, है ना। और इनकी कहानी है कफन, ठीक है। क्या कहानी है? कफन है, ठीक है। और ये सबको पता है विश्वंभर नाथ शर्मा की है ताई कहानी। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। और अगला प्रश्न, साहित्यावलोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? बताओ जल्दी से। साहित्यावलोचन के रचनाकार आपको बताना है। साहित्यावलोचन किसने लिखा? देखो, शुक्ल बाबा ने रस मीमांसा लिखा है, रस मीमांसा, है ना। और श्याम सुंदर दास ने, है ना। सभी को पता है कि श्याम सुंदर दास का ही है ये ग्रंथ, है ना। किसका ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास का, ठीक है। और हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम है संपत्ति शास्त्र, है ना। तो आपको गुलाब राय की रचनाओं के नाम बताओ, गुलाब राय की रचनाओं के नाम बताओ। इनका ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। गुलाब राय की रचनाओं के नाम बताना है आपको, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किसको जाता है? स्त्री विमर्श। चलो, स्त्री विमर्श जो है वो किसने जो लाई, है ना। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, बताओ किसकी रचना है? अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, ये किसकी रचना है ना। इसके बाद औरत उत्तर कथा, है ना, और आदमी की निगाह में औरत, बताओ। आदमी की निगाह में सबको पता है 1 इंच मुस्कान वाले राजेंद्र यादव, इनकी रचना है राजेंद्र यादव, ठीक है। आपको पता है स्त्री विमर्श ये वही है मन्नू भंडारी के पति, ठीक है। 1 इंच मुस्कान इन्होंने दोनों ने मिलकर लिखी, है ना। कौन सी मुस्कान? 1 इंच मुस्कान। कौन कौन? तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश के किस जिले की है, कोई बताएगा? चलो, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर स्वयंवर छुप गया था, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने की? समालोचना समझते हो, है ना। आप सभी को पता है आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का
जनक, बताओ, है ना। तो भाई साहब इनको ही माना जाता है बालकृष्ण भट्ट को, और इसकी समालोचना भी इन्होंने की है, बालकृष्ण भट्ट ने की है ना। और इन्होंने, अगर आपको पता हो तो, है ना, हिंदी प्रदीप में आलोचना की। हिंदी प्रदीप जो है, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था कि पत्रिका, बताओ कब प्रकाशित हुआ था हिंदी प्रदीप? हिंदी प्रदीप कब निकला था बताओ? विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कृति क्या है ना, विधा की दृष्टि से। विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक है। आप सभी ये बताओ, ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप सभी को पता है दलित साहित्यकार हैं। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? दलित साहित्यकार हैं, ठीक है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है बताओ? ओम प्रकाश वाल्मीकि। वैसे विधा की दृष्टि से ये दोनों की दोनों आत्मकथा, देखो दो चीज होती है, एक होती है आत्मकथा, है ना, एक होती है जीवनी। तो आत्मकथा जो है वो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, खुद के बारे में, और जीवनी जो है वो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, दूसरे लिखते हैं किसी की। जैसे कि मैं अपने बारे में अगर मैं खुद लिखूं तो वो आत्मकथा होगी, और मेरे बारे में अगर आप लिखें तो वो जीवनी होगी, ठीक है। अरे हाँ के ना, ठीक है। तो ये जो है, और ये आत्मकथा है, लेकिन ये किसकी आत्मकथा है? किसी ने बताया नहीं मुझे। तो ये आत्मकथा है विधा की अस्थि और भौति, ठीक है। तो अस्थि और भौति आत्मकथा है जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो है, इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनने लिखी है नए साहित्य का तर्कशास्त्र, रचना के सरोकार, इनकी गद्य विधा है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि नए साहित्य का तर्कशास्त्र, ठीक है। चलिए अगला, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? ठीक है। तो आप सभी को ये बताना है कि जहाज का पंछी किसकी, जैसे कि ये महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है ना। कलम, वैसे तो ये आत्मकथा में ये है, क्या भूलूं को क्या याद करूं, जो कि 1969 में रिलीज हुई थी, और ये हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन, है ना, इन बच्चन साहब की है। और 4 पार्ट में है, 4 भाग। कितने भाग है? 4 भाग है ना। पहला तो क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। फिर आपका नीड़ का निर्माण बसेरे से दूर, है ना। एक आपकी क्या है? नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, है ना, बसेरे से दूर। कब कब रिलीज हुई थी ये बताना? बसेरे से दूर। और आपका 10 द्वार से, अगर हम बात करें कि 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक कब कब रिलीज हुई बता पाओगे? है ना। आप सभी को पता है इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है ये, इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी, जहाज का पंछी।
ये उपन्यास है, और ये तो लिखा ही है, इसमें चलचित्र है ना। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आपकी अमृत राय की है, अमृत राय, कलम का सिपाही अमृत राय, इसको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कलम का सिपाही, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वैसे अगर अपन ये, हाँ, कलम अमृत राय की है। बच्चन साहब की रचनाओं की बात करें तो निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, है ना, एकांत संगीत, मधुबाला, मधु कलश, है ना, इनकी बच्चन की मधु से संबंधित बाला, कलश, है ना, शाला, मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, ये सब। चलिए अगला, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा। चलिए बताइए, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा। ये क्वेश्चन भी मैंने 2-3 बार आपको पढ़ा चुका हूं। किसका है? इसमें से जो है वो वियोगी हरि, दोनों में एक जैसा लिखा है ना, तो आपकी अगर देखा जाए तो वियोगी हरि की मेरी आत्मकहानी नहीं है, मेरी जीवन प्रवाह है। कब रिलीज हुई थी ये? मेरी जीवन प्रवाह, जीवन प्रवाह, मेरी जीवन प्रवाह, और ये रिलीज हुआ था 1948 में, 1948, है ना। वैसे तो ये बनारसी दास वाली है, अर्धकथानक। सबसे पहले किस भाषा में हुई थी ये, किस भाषा में लिखी गई ये बताओ, सबसे पहले बताओ, क्योंकि ये अर्धकथानक 1641 में लिखी गई थी। बनारसी दास ने किस भाषा में लिखी ये आत्मकथा, ये बताना। बाकी जैसे कि ये मेरी जीवन यात्रा, है ना, 1946 में रिलीज हुई थी, 1946 में, है ना। और अच्छा, मेरी आत्म कहानी की अगर बात करें तो 1963 में रिलीज हुई थी ये, ठीक है। ये मेरा जीवन प्रवाह 48 में। चलिए अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा निम्न में से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है भाई, बताओ जल्दी से। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? बिल्कुल सही, शरत चंद्र चटर्जी की है। इनकी है ना, इनकी है, लेकिन लिखी किसने है बताओ जल्दी से, लिखी किसने है ना, कब लिखी गई? तो ये 3 भागों में विभक्त है, मैं आपको बता दूं, और ये लिखी गई 1974 में। किसने लिखी जल्दी बताओ? आवारा मसीहा इनकी जीवनी है, किसने लिखी? 3 भागों में लिखी है। एक तो यहाँ जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज, है ना, इनमें लिखी, और ये लिखने वाले जो हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। कौन है? विष्णु प्रभाकर। चलिए अगला, कलम का सिपाही। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि कलम के सिपाही किसने लिखी है, बताओ, है ना। अच्छा, कलम का मजदूर किसने लिखी है? कलम का मजदूर, ये भी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का मजदूर, ठीक है। मैं आपको बताऊं, कलम का सिपाही लिखने वाले इनके पुत्र है ये अमृत राय, है ना, अमृत राय पुत्र है भाई साहब ये। और ये शिवा रानी देवी जो है इनकी पत्नी है ना, ये इनकी पत्नी है, ये पत्नी है। और ये कलम का मजदूर लिखने वाले जो हैं वो लिखी है किसने? मदन गोपाल ने, मदन गोपाल। ये भी प्रेमचंद की जीवनी है, मदन गोपाल, ठीक है। चलो अगर इनमें से कौन सा लेखक जीवनी का लेखक नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लेखक जो है वो जीवनी का लेखक नहीं है।
जिन्होंने कोई जीवनी नहीं लिखी वो बताना है। देखो, रामविलास शर्मा ने लिखी है किसकी? निराला की साहित्य साधना। और है किसकी है? तो सीधी सी बात है, निराला की है। ठीक है, ये भाई साहब अज्ञे भाई साहब है, इनने कभी कोई जीवनी नहीं लिखी। अमृत राय ने लिखी है क्या? तो अमृत राय ने कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसकी है? प्रेमचंद की। तो ये भी मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आपको। विष्णु प्रभाकर वाली भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आवारा मसीहा किसकी है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इनकी है। ठीक है, चलिए। हाँ, इसके अलावा मैं बता दूं कि आज अंतिम दिन है ये ऑफर का। ठीक है, ये देखिए आज अंतिम दिन है। उत्कर्ष पे चल रहा है शिक्षा महोत्सव। कब से? 13 अगस्त से। ठीक है, ये पूरा स्वतंत्रता वाला जो सप्ताह है, पहली बार जो है 3 ऑफर, 1 नहीं 2 नहीं 3 डिस्काउंट आपको देखने को मिले। जैसे स्वतंत्रता दिवस 78% था, तो 78% डिस्काउंट है ना। निर्मल सर का, हमारे निर्मल सर का बर्थडे था, तो उनके बर्थडे 13 अगस्त को था। उस उपलक्ष्य में 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट मिलता कब है? जब भी आपको लेना है तो NG13 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट तो ऑलरेडी दिया जा रहा है डायरेक्ट, लेकिन इसको लेने के लिए आपको NG30 कूपन कोड, और रक्षाबंधन कल ही गया। ठीक है, उस उपलक्ष्य में 100% रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिले। तो 3 ऑफर जो है, तो ये सब मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अवेलेबल है। ठीक है, और ध्यान रहे ये ऑफर अंतिम आज रात 12 बजे तक है ना। फिर मत बोलना कि बताया नहीं। तो ये ऑफर अंतिम 12 बजे तक है। आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ, घर बैठे शानदार तैयारी। ठीक है, तो ये आज रात 12 बजे तक है। ऑफर का लाभ लेना ना भूले। फिर मत बोलना बताया नहीं, इतने सारे डिस्काउंट। फिर कल से वही नॉर्मल रेट पर जो है वो कोर्सेस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये संस्मरण किसने लिखा है ये आपको बताना है ना। चलिए बताइए फटाफट। चलो बताओ, आंसर बताओ। चलो, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक सबको पता है कि आप बीती जग बीती के भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना। बनारसी चतुर्वेदी ने तो जो संस्मरण लिखा वो हमारे आराध्य ये लिखा है। ठीक है, और बेनीपुरी दादा ने जो लिखा है वो आप सभी को पता है, जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सन 1942 के संस्मरण इनमें से किस संस्करणात्मक कृति है? बताओ जल्दी से। सन 42 के आपको बताना है जल्दी जल्दी। तो 42 आप सभी को पता है श्री राम शर्मा की है। और श्री राम शर्मा ने जो है वो बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, जिनमें से जैसे शिकार है, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव है ना। एक तो जैसे शिकार है ना, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे है ना। तो ये सारे के सारे श्री राम शर्मा के, वे किसे जीते हैं मतलब। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता है पद्म सिंह शर्मा ने जो है वो पहला पद्म पराग, प्रथम संस्मरण माना जाता है इनका। पद्म पराग
प्रथम संस्मरण माना जाता है। चलो अगला, जल्दी बताओ, कौन सा जो है इनमें से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र की विधा नहीं है, ये बताना है। ठीक, तो इनमें से आप सभी को पता है ये सब है, लेकिन ज्योति विहंग जो है वो नहीं है, है ना। ये त्योजी विहंग नहीं आएगा भाई साहब, ये ज्योति विहंग आएगा। ठीक है, तो ये बताओ ज्योति विहंग किसकी रचना है, ज्योति विहंग। ठीक है, चलिए बताओ जल्दी से कमेंट करके। और अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक डायरी की किस प्रकरण से ली गई है ना, ये आपको बताना। और आप सभी को पता है एक साहित्यिक डायरी जो है वो मुक्तिबोध की है। किसकी रचना है ये, मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध बोले तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना है एक साहित्यिक डायरी। किसी को याद है क्या कि साहित्यिक डायरी कब रिलीज हुई थी, कोई लगभग सन याद है क्या? ठीक है, और ये जो है ली गई है वो उसके तीसरे क्षण से ली गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? मास्टर मनबोध की डायरी, है ना, मास्टर मनबोध की डायरी किसने लिखी है ये बताओ, है ना। डायरियों के प्रश्न है ना। ठीक है, तो मास्टर मनबोध की डायरी डॉक्टर विवेक राय ने 2006 में लिखी है, 2006 में। ठीक है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने तो मेरी कॉलेज डायरी है ना, मेरी कॉलेज डायरी ये लिखी है इन्होंने, 1954 में रिलीज हुई थी, ये आप सभी को पता है ना, 1954 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक साहित्यिक डायरी के रचनाकार, तो अभी हाल मैंने आप सभी को बताया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध है। सन पूछा था लेकिन आपने सन नहीं बताया अभी तक। चलो जल्दी बताओ। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, कोई बताएगा? हिंदी का पहला रेडियो नाटक, है ना, तो बिल्कुल सही राधा कृष्ण। लेकिन कमेंट करके ये बताओ राधा कृष्ण लिखा किसने है? ठीक है, राधा कृष्ण हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, ये बताना आपको, है ना। हाँ बताओ जल्दी से। देखो, किसी भी कहानी को रेडियो के रूप में रूपांतरित, बिल्कुल सही, मैं कहानी सुनाऊं, अभी तो आप मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं यहाँ सामने नहीं दिखूं और कहानी सुनाऊं, तो किसी भी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, कैसे करोगे भाई, है ना। तो ये भी सही है। असंगत पूछा, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या, ऐसा नहीं है, पात्र तो फिक्स करने पड़ेंगे ना भाई। ऐसा थोड़ा ना कि कितने भी जो है आप पात्र बता देंगे, भूल ही जाएगा सामने वाला। अगर वीडियो होता तो वो भी याद रखता कि ये भी पात्र था, वो भी पात्र था, लेकिन रेडियो नाटक में तुम कितने भी पात्र बताओगे भूल ही जाएगा कि कौन सा पात्र क्या कर रहा है। ठीक है, रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि शब्द ही तो है वहां पर और कुछ है नहीं। चलिए अगला प्रश्न, ब्रेख्तोर एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक से है ना। हाँ देखो, आप सभी को पता है कि ये जो है, ये बेख्तोर चंदन, ये जो है वो चीड़ों पर चांदनी, ये एक यात्रा वृतांत है। आप सभी को पता है यात्रा साहित्य है, और यात्रा साहित्य जो है वो निर्मल वर्मा का है। किसका है ये? निर्मल वर्मा का जो है वो यात्रा साहित्य है। सुधिया उस चंदन वन की, तो ये एक प्रकार का संस्मरण है। आप सभी को पता है विष्णुकांत शास्त्री का, ये आपका क्या है? संस्मरण, है ना, विष्णुकांत शास्त्री का है। ठीक है, और याद हो ना हो, ये अभी आपका संस्मरण है काशीनाथ सिंह का, है ना, ये भी संस्मरण है। किसका? तो काशीनाथ सिंह का
ये भी आपका जो है वो संस्मरण है, ठीक है। और अपनी खबर एक आत्मकथा है ना, ये क्या है, आत्मकथा, और किसकी है, तो बेचैन शर्मा की, पांडे बेचैन शर्मा। बताओ इनका शॉर्टकट नाम क्या है, उपनाम, मतलब पांडे बेचैन शर्मा, बेचैन शर्मा, इनका उपनाम क्या है, कोई बताएगा कि इनका उपनाम क्या है। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीनतम भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीनतम, ठीक है। चलिए बताइए कि प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो आप सभी को पता है वैदिक संस्कृत है, क्योंकि सबको पता है कि संस्कृत को दो भागों में बांटा है ना। संस्कृत एक तो वैदिक आई है ना, वैदिक, फिर आपकी कौन सी, लौकिक, है ना, लौकिक संस्कृत, ठीक है। और लौकिक संस्कृत के बाद फिर आपके पता है पाली, पाली के बाद आपको पता है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आपकी जो है वो है कौन सी, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आपकी कौन सी, अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आपकी कौन सी, तो आपकी हिंदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद सदगुरु के अनुसार किन्हीं उत्पत्ति। चलो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी की भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है ना, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो पहले सोर्सेनी आई, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिम हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा ए। कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत गया, जल्दी बताओ कमेंट करके। चलिए, इसके बाद ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किसने किया, ये आपको बताना है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किसने किया, है ना, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किसने किया सबसे पहले। तो आप सभी को पता है कि संस्कृत आर्यों की भाषा रही है। भारत में आर्य संस्कृत को लेकर आए, संस्कृत यहाँ कभी नहीं जन्मी, है ना, आर्यों के साथ संस्कृत आई, और इसी वजह से ब्राह्मी लिपि जो है उसमें आप सभी को पता है भारत की अधिकांश लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि जो है वैदिक आर्यों ने किया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, चलिए जल्दी बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, जल्दी बताइए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है, कन्नौजी आती है ना, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, बुंदेली के बाद ब्रज आती है ना, हरियाणवी आती है, हरियाणवी, और कोरवी आती है, ठीक है, ये आती है। ये तो राजस्थानी में आती है, राजस्थानी में, है ना, और ये आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, पूर्वी हिंदी, है ना, और मगही इस किस में आती है, तो बिहारी में आती है ना, बिहारी में आती है। चलिए अगला प्रश्न, सही युग्म चुनना है, सही युग्म चुनना है, बोलो। तो सही युग्म आप सभी को पता है कि सही युग्म यही है ना, सही युग्म यही है, क्योंकि बिहारी जो है, ये मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी के अंतर्गत आती है ना, गढ़वाली जो है वो आपकी किस में आती है, तो ये पहाड़ी में आती है गढ़वाली, और बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी में आती है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इनके साथ सुमेलित आपको जो है इस प्रश्न का जवाब और इस प्रश्न का जवाब दोनों का जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न जो है इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं आपको बता दूं आज अंतिम दिन है। ये आखिरी बात मुझे बतानी थी कि शिक्षा महोत्सव उत्कर्ष पर जो चल रहा है, ठीक है, आज अंतिम दिन है। ये जितनी सारी 3 छूट मिल रही थी ना, 78% जो है वो डिस्काउंट, क्योंकि 78वां स्वतंत्रता दिवस था, आज अंतिम दिन है। 13% आपको ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा, इसको लेने के लिए आपको एनजी कूपन 13 निर्मल सर का बर्थडे था, इस वजह से अप्लाई करना पड़ेगा। और रक्षाबंधन पर 100% रिवार्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये ऑफर का आज अंतिम दिन है, रात 12 बजे तक। तो इस ऑफर का लाभ उठा लेना, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि उत्कर्ष का जो है वो ऐप अपडेट कर लेना, क्योंकि अभी जो है वो प्राइम फीचर्स आ गए हैं। इनमें रिवीजन कोर्स, मॉडल टेस्ट पेपर, अनलिमिटेड आस्क डाउट, और क्रिएट टेस्ट और प्रिंटेड नोट्स, ये इतनी सारी जानकारी आपको जो है इसमें एक्स्ट्रा मिलने वाली है, ठीक है। इसमें प्राइम और स्टैंडर्ड 2 चीजें आ गई है, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा इसमें प्राइम में और क्या क्या इसमें स्टैंडर्ड में रहेगा, तो इन दोनों में चीजों को जो है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, है ना। बाकी जो है सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा,
और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिएगा। शुभ रात्रि।